हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे डे 14 C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पर बेस्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी का एग्जाम में C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं होते, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है कैंडिडेट्स को, पता नहीं ये क्वेश्चंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में 75 में से 70+ का टारगेट लेकर चलते हैं और देखते हैं कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 70+ अटेम्प्ट कर पाते हैं। कितना आपने स्कोर किया आउट ऑफ 75 कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ पेशेंस रखिए, है ना। ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पर आप पैनिक कर जाएं। अपने दोस्तों से थोड़ी सी वार्तालाप कम करिएगा, फोकस करिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज कर पाए आखिरी टाइम पर, उतना ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, बहुत आराम से जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे घर में पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, वैसे ही एग्जाम में पढ़िए और सही आंसर लगाने की पूरी कोशिश करिएगा। बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने, बहुत समय दिया है। आपके साथ साथ आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है और आपके पूरे परिवार का योगदान रहता है तैयारी में। तो याद रखिएगा, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करें, आपको यह सोचना है कि डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। हमें अपना 100% देना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देखना है और फिर मार्क करना है। तो उम्मीद करेंगे कि आप यहां पर सिलेक्शन जरूर लें। ऐसी मेरी बेस्ट विशेष हैं आप लोग के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। बेस्ट 75 क्वेश्चंस C++ एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बीपीएससी 4.0 या एस्टेट लेवल के अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स मिल जाए, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ में थ्योरी भी समझ में आए और साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज भी कर पाए। अगर बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ में। कैसे ज्वाइन करेंगे इस कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से और फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना। नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम देने के बाद में, ये जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ में, है ना। तो जिनका भी पेपर है वो अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिएगा कि कितने क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए। क्योंकि मैं कहता हूं ना कि पेपर यहीं से ही बनेगा, ये कोई बाहर नहीं है, है ना। जो पढ़ाया जा रहा है वो आपका कोर्स का ही है, तो बनेगा ही यहीं से। और आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप 100% स्कोर भी करेंगे। क्लियर? तो चलो देखते हैं फिर। प्रीवियस वाले सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों? To represent hierarchical relationship between elements, which data structure is suitable? तत्वों के बीच पदानुक्रमित संबंध का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सी डेटा संरचना का प्रयोग किया जाता है? और जब भी बात हायरार्की की होगी तो क्या पेरेंट और चाइल्ड की बात हो रही है? जी हाँ। और इसका मतलब बात हो रही है किसकी? ट्री की। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर द हायरार्किकल रिलेशनशिप, यानी फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट वन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ये रहा। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन C++? C++ में डायनेमिक मेमोरी आवंटन के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं जब भी क्वेश्चन में डायनेमिक मेमोरी की बात होगी, आंसर क्या होगा? न्यू ऑपरेटर। जबकि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही काम किसके द्वारा किया जाता है? मैलोक के द्वारा। लेकिन C++ में यहां पर कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? न्यू ऑपरेटर। वेरी गुड। विच ऑपरेटर कैन बी यूज टू फ्री द मेमोरी एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट इन C++? C++ में किसी ऑब्जेक्ट के लिए आवंटित मेमोरी को मुक्त करने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे? हमने मेमोरी एलोकेशन किसके द्वारा किया? न्यू ऑपरेटर के द्वारा। लेकिन अगर मेमोरी को फ्री करना होगा तो किसके द्वारा करेंगे? डिलीट ऑपरेटर के द्वारा। तो यानी यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डिलीट ऑपरेटर, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, वेयर इज द मेमोरी एलोकेटेड
फॉर द ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी कहां आवंटित की जाती है? हम जानते हैं कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इस केस में जो भी मेमोरी एलोकेशन होगा वो कहां पर होगा? रैम में। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। नेक्स्ट, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन डिफर एज। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है बताइए? हाइडिंग एंड हाइडिंग रिस्पेक्टिवली, बाइंडिंग एंड हाइडिंग रिस्पेक्टिवली, हाइडिंग एंड बाइंडिंग रिस्पेक्टिवली, कैन बी यूज्ड एनीवे या नन ऑफ दीज। हम जानते हैं इनकैप्सुलेट करने का मतलब होता है बाइंड करना, ठीक, और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड करना। तो इनकैप्सुलेशन के केस में करेक्ट आंसर क्या होगा? बाइंडिंग। एब्स्ट्रैक्शन के केस में होगा हाइडिंग। फिर से एक बार, कैप्सूल का मतलब बाइंड है ना, उसके अंदर कई सारी चीजें बाइंड होती हैं कैप्सूल में, तो बाइंडिंग। और एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब हाइड करना, यानी द आंसर इज हाइडिंग रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, विच फीचर कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का उपयोग करके कौन सी सुविधा को लागू किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन या ऑल ऑफ दीज। इनकैप्सुलेशन के केस में आंसर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि इनकैप्सुलेशन में हम डेटा को क्या करेंगे? बाइंड करेंगे, और बाइंड करने पर क्या डेटा हाइड हो जाएगा? क्या कैप्सूल के अंदर क्या क्या डाला गया है ये हाइड है? जी हां। तो यानी इनकैप्सुलेशन के द्वारा हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? वेरी गुड। विच इज मोर इफेक्टिव while calling the C++ फंक्शन। C++ फंक्शन को कॉल करते समय कौन सा अधिक प्रभावी है? जब हम कॉल करते हैं C++ में किसी भी फंक्शन को, तो कैसे कॉल करते हैं? कॉल बाय रेफरेंस के द्वारा, है ना, उसके एड्रेस के द्वारा, उसके रेफरेंस के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉल बाय रेफरेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एरे ऑफ पॉइंटर्स ऑफ इंटीजर ऑफ साइज 10 इन C++। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, और आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो बताइए, C++ में आकार 10 के पूर्णांकों के पॉइंट्स की सरणी घोषित करने के लिए कौन सा सिंटेक्स है? अब क्वेश्चन में जरा देखो, एरे ऑफ पॉइंटर्स दिया है। अगर एरे ऑफ पॉइंटर दिया होता तो एक पॉइंटर होता। एक पॉइंटर को कैसे दर्शाते हैं? एस्ट्रिक से। और एरे ऑफ पॉइंटर्स का मतलब कई सारे पॉइंटर्स। कई सारे पॉइंटर्स को कैसे दर्शाएंगे? डबल एस्ट्रिक के द्वारा। तो क्या कहीं पर डबल एस्ट्रिक का यूज हुआ है? जी हां, ऑप्शन नंबर 2 में इंटीजर डबल एस्ट्रिक एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर एस्ट्रिक 10, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जब कभी भी एरे ऑफ पॉइंटर्स की बात होगी, आंसर क्या बनेगा? डबल एस्ट्रिक। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट। किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को उपयोग प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या किया जाता है? हम जानते हैं कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जहां पर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी को ही क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर देयर इन C++? C++ में पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुरूपता कितने प्रकार की होती है? बताइए। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मेकिंग मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म्स को बनाना ही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और हम जानते हैं पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार की होती है। कौन सी? रन टाइम और कंपाइल टाइम। एक तो रन टाइम पर पॉलीमॉर्फिज्म का यूज किया जाता है, और एक कंपाइल टाइम पर यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? Polymorphism are of two types, runtime and compile time. Next, name the first object-oriented programming language. सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का नाम बताइए। हम जानते हैं पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? साइम्यूला। क्या साइम्यूला गिवन है? जी हां, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज?
प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? स्मॉल टॉक, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अगर सबसे पहली पूछी जाएगी तो साइम्यूला, और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूछी गई तो आंसर क्या होगा? स्मॉल टॉक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? एलन के। हु इज द पर्सन? एलन के। नेक्स्ट, among these which programming language is object oriented language? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? बताइए। जावा एंड सी प्लस प्लस दोनों हैं, सी शार्प पाइथन ये भी हैं, पीएचपी और विजुअल बेसिक ये भी है। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, ऑल्ट F9 शॉर्टकट की इज यूज्ड इन टर्बो सी प्लस प्लस आईडी फॉर विच पर्पस? हम जानते हैं IDE का मतलब क्या होता है? कंपाइलर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हमको यहां पर यह बताना है कि C++ IDE यानी कंपाइलर में ऑल्ट F9 शॉर्टकट की का प्रयोग क्यों करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज कंपाइल करने के लिए। तो ऑल्ट F9 का क्या होगा? कंपाइल करना। कंट्रोल प्लस F9 शॉर्टकट की इज यूज्ड इन टर्बो C++ IDE फॉर विच पर्पस? कंट्रोल प्लस F9 का यूज क्यों करते हैं? रन करने के लिए। ऑल्ट के साथ में F9 का यूज करते हैं कंपाइल करने के लिए, कंट्रोल के साथ F9 का यूज करते हैं रन करने के लिए। याद रखिएगा। ऑल्ट F5 शॉर्टकट की इज यूज्ड इन टर्बो C+ IDE फॉर विच पर्पस? टर्बो C++ IDE में ऑल्ट F5 शॉर्टकट की का यूज क्यों करते हैं? आउटपुट विंडो को जनरेट करने के लिए। तो जब कभी भी आउटपुट विंडो की बात होगी, कंसोल की बात होगी, तो आंसर क्या होगा? ऑल्ट प्लस F5। नेक्स्ट, ऑल्ट प्लस F3 शॉर्टकट की इज यूज्ड इन टर्बो C++ IDE फॉर विच पर्पस? ऑल्ट के साथ अगर F3 मिल जाए तो आंसर क्या होगा? क्लोज करने के लिए, या यहां पर क्लोज को क्या बोला जाता है? CLOSE यानी बंद करने के लिए। तो ऑल्ट के साथ F3 शॉर्टकट की इज यूज्ड इन टर्बो C++ फॉर विच पर्पस? द करेक्ट आंसर इज क्लोज। अब आप कहेंगे कि सर आपने 4 शॉर्टकट की बता दी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है ना, आगे एक और भी ले लीजिए। ऑल्ट प्लस X शॉर्टकट की इज यूज्ड इन टर्बो C++ IDE फॉर विच पर्पस? ऑल्ट X का यूज क्यों करते हैं? एग्जिट करने के लिए। X का मतलब क्या होगा? एग्जिट। अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, तो एक बार रिकॉल करते हैं दोबारा से। यहां देखिए, इधर आओ, ध्यान से देखो। कंपाइल के लिए ऑल्ट प्लस F9, रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9, आउटपुट विंडो या यूजर स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए ऑल्ट प्लस F5, क्लोज करने के लिए स्क्रीन को, पूरी विंडो को ऑल्ट प्लस F3, और एग्जिट करने के लिए ऑल्ट प्लस X का इस्तेमाल करते हैं। और यहां से शॉर्टकट की जरूर पूछी जाएंगी एग्जाम्स में, तो ये पांचों की पांचों शॉर्टकट की याद रखिएगा। नेक्स्ट, दी C++ लैंग्वेज इज डैश ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। कह रहे जो C++ प्रोग्रामिंग भाषा है वो कैसी है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, या इसको सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड बाय एन एरे इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? C++ प्रोग्रामिंग भाषा में एरे द्वारा किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया गया है? हम जानते हैं एरे के केस में सिमिलर तरीके के डेटा टाइप्स का यूज होता है। इसका मतलब एरे क्या है? कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन को स्टोर करती है। तो आंसर क्या होगा? कंटीजियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट फॉलोइंग ऑपरेटर इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क कॉलन इन C++? निम्नलिखित ऑपरेटर को C++ में क्वेश्चन मार्क कॉलन को क्या कहा जाता है? हम जानते हैं ये वाला जो ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, है ना, और ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। दिस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इफ एल्स कंडीशन। कहीं पर अगर हमें इफ एल्स कंडीशन का यूज करना हो तो हम उसकी जगह पर कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं?
टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्लियर है, समझ में आया? वेरी गुड। अब जरा ये देखो कि जो टर्नरी ऑपरेटर है इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये इफ एल्स क्या है, कंडीशन है। इसे टर्नरी इफ भी बोला जाता है या इनलाइन इफ या IIF के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी सिनोनिम्स भी जानिए, कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी इफ ऑपरेटर या इनलाइन इफ ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड IIF। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इन C++? C++ में जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका साइज कितना है? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर। ये फिक्स नहीं है, अगर हम टर्बो सी का यूज करेंगे तो अलग होगा, अगर हम विजुअल स्टूडियो का यूज करेंगे तो अलग होगा, यानी अलग अलग कंपाइलर्स के केस में इसका साइज अलग अलग है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन 16-bit कंपाइलर लाइक टर्बो C++? अब यहां पर नाम दे दिया गया है कि इंटीजर डेटा टाइप का साइज बताना है। कितने बिट कंपाइलर में? 16-bit कंपाइलर में, जैसे टर्बो C++। और टर्बो C++ के केस में जो इंटीजर का साइज है वो क्या है? 2 बाइट, है ना, याद रखिएगा। इसमें टर्बो C++ जितने भी 16-bit के कंपाइलर हैं उनमें इंटीजर का जो साइज होगा वो कितना होगा? 2 बाइट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इन 32-bit कंपाइलर? अगर 32-bit कंपाइलर की बात करेंगे जैसे देव C++, G++ या विजुअल स्टूडियो, इस केस में आंसर क्या बनेगा? 4 बाइट। तो 16-bit के केस में 2 बाइट और 32-bit के केस में क्या होगा? 16-bit के केस में 2 बाइट और 32-bit के केस में क्या होगा? 4 बाइट। याद रखिएगा, विजुअल स्टूडियो के केस में 4 बाइट। अब यहां पर मैंने इसको और एक्सप्लेन भी कर दिया है। साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इन C++, अगर सिर्फ इतना पूछा जाए एग्जाम में कि C++ में इंटीजर डेटा टाइप का साइज क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा डिपेंड्स ऑन दी कंपाइलर। अगर 16-bit कंपाइलर की बात की जाएगी, जैसे टर्बो की बात की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 2 बाइट। और अगर 32-bit कंपाइलर जैसे विजुअल स्टूडियो की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? 4 बाइट। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? बल्ले बल्ले, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ वॉइड इन बाइट्स? बाइट्स में शून्य का आकार क्या होगा बताइए? व्हाट इज द साइज ऑफ वॉइड इन बाइट्स? वॉइड का मतलब ही क्या होता है? 0, है ना। साइज ऑफ वॉइड का मतलब क्या होगा? दैट इज 0। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ एम्प्टी क्लास इन C++? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। C++ में जो एम्प्टी यानी खाली क्लास होती है उसका साइज कितना है, आकार कितना है? द करेक्ट आंसर इज 1 बाइट। जो एम्प्टी होगी उसमें कितने बाइट डेटा स्टोर हो पाएगा? 1 बाइट डेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ एम्प्टी क्लास? एम्प्टी कितना होगा? 1 बाइट। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, रैपिंग डेटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनैलिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी इज नोन एज। बताइए, डेटा और उससे संबंधित कार्य क्षमता को एक इकाई में लपेटना क्या कहलाता है? हम लोग जानते हैं रैपिंग ऑफ डेटा, है ना। रैप करने का मतलब इनकैप्सुलेट करना, तो करेक्ट आंसर यहां क्या बनेगा? दैट इज इनकैप्सुलेशन, है ना। लपेटते हैं उसमें कई सारी चीजें, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट, डू वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज। डू वाइल लूप को किस नाम से जाना जाता है? एंट्री कंट्रोल, परटेस्टेड, एग्जिट कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा एग्जिट कंट्रोल लूप। डू वाइल लूप कैसा लूप माना जाता है C++ में या किसी भी लैंग्वेज में? एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू रीड द सिंगल कैरेक्टर टू कंसोल इन दी C++ लैंग्वेज? कह रहे C++ लैंग्वेज में हम कैरेक्टर को कैसे रीड कर सकते हैं कंसोल में, आउटपुट में? गेच की मदद से। क्या कहीं गेट कैरेक्टर या गेच दिया है? जी हां, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, दैट इज कॉल्ड गेच या गेट कैरेक्टर। नेक्स्ट, इन C++ सी इन स्टैंड्स फॉर। प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया और रिपीट भी हो सकता है।
कि सी प्लस प्लस में सी इन का मतलब क्या है। सी का मतलब यहां पर क्या है, कैरेक्टर, और इन का मतलब इनपुट। तो इनपुट के लिए किसका यूज करते हैं, सी इन का। तो सी आउट का यूज किस लिए करते हैं, जल्दी से बताइए। इन सी प्लस प्लस सी आउट स्टैंड्स फॉर, सी का मतलब कैरेक्टर और आउट का मतलब आउटपुट। तो करेक्ट आंसर बनेगा कैरेक्टर आउटपुट, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट वन। कर पा रहे हैं ना आंसर्स, लग रहा है ना कि इतना टफ नहीं है, कर पाएंगे। बस पेशेंस बना के रखेंगे और आंखें खुली रखेंगे, दिमाग खुला रखेंगे, तो 100% यहां पर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करके आएंगे, है ना, ये गारंटी है। नेक्स्ट, विच वन इज हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हेडर फाइल कौन सी है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इंट मेन, सी आउट हेलो वर्ल्ड, रिटर्न 0 या हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हम जानते हैं हेडर फाइल का मतलब .h, तो आईओ स्ट्रीम .h होता है और h का मतलब होता है हेडर फाइल। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम दैट इज कॉल्ड अ हेडर फाइल, या इसको प्री प्रोसेसर भी बोला जाता है ना। हैश इज कॉल्ड अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन सी प्लस प्लस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कह रहा है कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। माई वेरिएबल, अंडरस्कोर माई वेरिएबल, 1 2 3 वेरिएबल, मोर देन वन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 वेरिएबल। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, अंडरस्कोर से हो सकता है, अल्फाबेट से हो सकता है ना, लेकिन कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, which operator is used to access the memory address of a variable in C++। C++ में किसी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाएगा। एड्रेस का मतलब एम्परसेंड, एंड का सिंबल, जी हां, दैट इज द करेक्ट आंसर। जब भी बात किसकी होगी, एड्रेस की, आंसर क्या होगा, एम्परसेंड। नेक्स्ट, which of the following is the correct syntax for a single line comment in C++। C++ में अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो हम किसका यूज करेंगे, डबल स्लैश का। इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन में अगर हमें कमेंट लिखना है, और कमेंट हम लिखते क्यों हैं C++ में, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये प्रोग्राम किस दिन बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, इस प्रोग्राम की खासियत क्या है। अगर कोई प्रोग्रामर ये मेंशन करना चाहता है तो वो कमेंट के द्वारा मेंशन कर देता है ना। दिस इज यूज्ड फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट। अब यहां पर दोनों याद रखो, सिंगल लाइन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, जबकि मल्टी लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश, इसके अंदर कमेंट को लिखते हैं, है ना। ये बात याद रखिएगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश फॉर द सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ पॉइंटर इन C++। पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करेंगे, हम लोग ने प्रीवियस में क्वेश्चन देखा था जहां पर लिखा था एरे ऑफ पॉइंटर। एरे का मतलब कई सारे, तो वहां पर डबल एस्ट्रिक का यूज हम लोग ने किया था, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, डिक्लेयर अ पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब एस्ट्रिक। क्या एस्ट्रिक दिया हुआ है, जी हां, इंटीजर एस्ट्रिक p, दैट इज द राइट आंसर। तो जब कभी भी पॉइंटर क्वेश्चन में गिवन होगा, एस्ट्रिक वाला ही आंसर सही होगा। एरे ऑफ पॉइंटर्स के केस में डबल एस्ट्रिक लग जाएगा और डिक्लेयर अ पॉइंटर के केस में सिंगल एस्ट्रिक वाला करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिफाइन अ क्लास इन C++। C++ में किसी क्लास को परिभाषित करने का सही तरीका क्या है, वेरी गुड, क्लास, क्लास का नाम माई क्लास और फिर फंक्शन ब्रैकेट। तो क्लास माई क्लास और फिर फंक्शन, फिर सेमीकोलन, दैट इज द राइट वे टू करेक्टली डिफाइन अ क्लास इन C++। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन C++। बताइए, C++ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है। ये रहे आपके पास ऑप्शंस, डबल कॉलन,
डबल पाइप, डबल एम्परसेंड, क्वेश्चन मार्क, कॉलन या फिर परसेंटेज? करेक्ट आंसर होगा डबल कॉलन, दैट इज कॉल्ड अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जो डबल पाइप है ये क्या है? लॉजिकल और ऑपरेटर। जो डबल एम्परसेंड है वो क्या है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क और कॉलन क्या है? अभी बताया, टर्नरी ऑपरेटर। या जो परसेंटेज है ये क्या है? रिमाइंडर या मॉड्यूलर ऑपरेटर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है, ऑपरेटर के नाम एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू एलोकेट डायनेमिक मेमोरी फॉर एन एरे ऑफ इंटीजर इन C++? हम लोग जानते हैं कि मेमोरी एलोकेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? न्यू ऑपरेटर का। तो क्या कहीं पर न्यू ऑपरेटर गिवन है? जी हां, इंट किसका यूज करना है? डायनेमिक मेमोरी ऑफ एन एरे का। तो यानी एस्ट्रिक एरे बराबर न्यू इंटीजर, और कितना कह रहा था? एलोकेट करना है एरे ऑफ इंटीजर्स को। कितना साइज गिवन है? 10। आंसर इज 10 और सेमीकोलन, है ना? तो आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वेरी 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 फेमस क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना भी पूछ लेते हैं कि विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट द डायनेमिक मेमोरी ऑफ एन एरे ऑफ इंटीजर इन C++। तो अगर सिर्फ ऑपरेटर पूछें तो आंसर क्या होगा? एस्ट्रिक। किसके साथ में? न्यू के साथ में, क्योंकि कभी भी अगर हमें मेमोरी एलोकेट करनी है तो किसका यूज करेंगे? न्यू ऑपरेटर का। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर मेंबर्स ऑफ अ क्लास इन C++? C++ में किसी वर्ग के सदस्यों के लिए डिफॉल्ट एक्सेस जो आपका क्या है? मेंबर ऑफ अ क्लास है, वो क्या है? डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है फॉर मेंबर ऑफ अ क्लास इन C++? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। जब कभी भी हम बात करेंगे किसकी? एक्सेस स्पेसिफायर की, मेंबर ऑफ अ क्लास के लिए, तो वो हमेशा क्या होगा? क्या पब्लिक होगा? ना, वो बाय डिफॉल्ट रूप में क्या हो सकता है? प्राइवेट। लेकिन क्या हम इसको पब्लिक कर सकते हैं? यस, हम इसको पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में ये क्या होगा? प्राइवेट। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग? अगर हमें स्ट्रिंग का मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अगर स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करना है तो क्या करेंगे? साइज का यूज, यस। लेंथ का यूज, यस। स्ट्रिंग लेंथ का यूज, यस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी 4th इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टर्मिनेट अ लूप इन C++? C++ में अगर किसी लूप को हमें टर्मिनेट करना है तो क्या करेंगे? ब्रेक का यूज करेंगे। ब्रेक का यूज करते ही क्या हो जाएगा? वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा वहां से। ब्रेक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन इन C++? C++ में मेन फंक्शन का बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? इंटीजर। कई कैंडिडेट गलती क्या करते हैं? वॉइड मेन लगा देते हैं ना। जो बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप है वो क्या है? इंटीजर। अगर आप कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देंगे और मेन फंक्शन का यूज करेंगे तो अपने आप क्या लग जाएगा? इंटीजर। जो उसका आउटपुट आएगा वो किस में आएगा? इंटीजर में। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन इन C++? एक्सेप्शन हैंडल करने का मतलब एरर को हैंडल करना, और C++ में अगर एरर्स को हैंडल करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? ट्राई का, कैच का और थ्रो का। यानी ट्राई, कैच, थ्रो तीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हैंडल एक्सेप्शंस कीवर्ड कितने हैं तो आंसर होगा 3 कीवर्ड्स आर यूज्ड फॉर दी हैंडलिंग द एक्सेप्शन इन C++। और ये 3 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? ट्राई, कैच, थ्रो। नेक्स्ट, व्हाट डज द न्यू कीवर्ड डू इन C++? C++ में जो न्यू कीवर्ड है ये क्या करेगा? मेमोरी एलोकेट करेगा। क्या कहीं पर दिया हुआ है? जी हां, एलोकेट मेमोरी फॉर अ वेरिएबल, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। बल्ले बल्ले है, कर पा रहे हैं ना? 45 क्वेश्चंस हो गए, आगे बढ़ो। व्हाट इज C++? C++ क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं ये प्रोसीजरल भी है क्योंकि एक प्रोसेस को फॉलो भी करती है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस, किसने इन्वेंट करी? बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सी प्लस प्लस, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। तो बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ सी प्लस प्लस इन 1979। किस ईयर में डेवलप किया? 1979 में। और कहां पर? AT&T's बेल लेबोरेटरी में। जिस लेबोरेटरी में डेवलप किया उसका नाम क्या था? AT&T's बेल लेबोरेटरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड बाय सी प्लस प्लस? ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में आया भी है और रिपीट भी होगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। सी प्लस प्लस कैसी अप्रोच है? क्योंकि सी प्लस प्लस एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, और मॉड्यूल्स का मतलब होता है बॉटम अप अप्रोच, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट ऑल दी फाइल्स इन सी प्लस प्लस आर ओपनड इन डैश मोड। डिफॉल्ट रूप से सी प्लस प्लस में सभी फाइल किस मोड में खोली जाती हैं? टेक्स्ट मोड में, क्योंकि जो इसका सोर्स कोड होगा वो किस में होगा? टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में। तो करेक्ट आंसर इज टेक्स्ट कोड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास? क्लास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ। क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द डेटा टाइप ऑफ दैट क्लास, या एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का इंस्टेंस होता है, ये बात आप जानते हैं। नेक्स्ट, देयर आर अ टोटल ऑफ डैश रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी प्लस प्लस। वेरी फेमस क्वेश्चन। सी प्लस प्लस में कुल कितने कीवर्ड्स हैं या कुल कितने रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, ये बताइए। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड होता क्या है? हम जानते हैं वो वर्ड जो कंपाइलर समझता है, दैट इज कॉल्ड अ कीवर्ड या रिजर्व्ड वर्ड्स। और टोटल नंबर कितने हैं? 95, यानी 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच अदर कीवर्ड आर ऑल्सो यूज टू डिक्लेयर द क्लास अदर देन द क्लास? क्लास घोषित करने के लिए या फिर कौन सा दूसरा कीवर्ड है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे क्लास को अदर देन द क्लास। हम क्लास कीवर्ड का यूज ना यूज करके क्या कोई दूसरा कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं? जी हां, दैट इज कॉल्ड बोथ स्ट्रक्ट एंड यूनियन। हम स्ट्रक्ट का यूज भी कर सकते हैं और यूनियन का यूज भी कर सकते हैं। किसकी जगह पर? क्लास कीवर्ड की जगह पर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज यूज्ड इन सी प्लस प्लस? क्या सी प्लस प्लस में ट्रांसलेटर्स का यूज होता है? जी हां। ट्रांसलेटर्स कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। यस, तो यहां पर जो ट्रांसलेटर यूज होगा वो क्या होगा? कंपाइलर होगा। क्या कंपाइलर दिया है? जी हां, 3rd ऑप्शन इज द राइट वन। कंपाइलर का मेन काम क्या होता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है? कंपाइलर एक साथ करेगा कन्वर्ट और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करके करेगा। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, है ना। दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस? इनमें से कौन सा सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। इनकैप्सुलेशन तो है, इनहेरिटेंस भी है, एब्स्ट्रैक्शन भी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है, लेकिन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस है। सी प्लस प्लस क्या है? प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी प्लस प्लस इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट विंडोज कंपाइल्ड प्रोग्राम वोंट रन ऑन लाइनेक्स सिस्टम। विंडो पर बनाए गए प्रोग्राम लाइनेक्स पर नहीं चलेंगे, लाइनेक्स पर बनाए गए प्रोग्राम्स विंडोज पर नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ना कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। क्लियर है?
वेरी गुड। इन सी प्लस प्लस सी इन और सी आउट आर, कह रहा है सी प्लस प्लस में जो सी इन है, जो कैरेक्टर इन है और जो कैरेक्टर आउट है, ये क्या है? लाइब्रेरी फंक्शंस? नहीं। स्ट्रक्चर्स? नहीं। पॉइंटर्स? बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्ट? जी हां, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो जो भी कुछ होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसर्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में जो इंसर्शन ऑपरेटर होता है वो कौन सा होता है? दिस वन। हम लोग क्या करते हैं? सी आउट, हेलो एवरीवन। तो ये जो हमने लिखा ये क्या है? इंसर्शन ऑपरेटर। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट के नाम से इसको जानते हैं, है ना? याद रखिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इंसर्शन ऑपरेटर की जब भी बात की जाएगी तो इसका मतलब हमें क्या करना है? आउटपुट में उस वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो सी आउट का यूज होगा, और सी आउट के साथ में जो ऑपरेटर यूज होता है वो कौन सा होता है? दिस वन, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट का। यस, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस? अगर ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर है तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन सा होगा? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज दिस वन, बिटवाइज राइट शिफ्ट। जैसे अगर हमें कोई इनपुट देना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का, बिटवाइज राइट शिफ्ट का। सी इन ऑपरेटर नंबर 1, सी इन ऑपरेटर नंबर 2। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन कौन सा होगा? राइट शिफ्ट वाला। और इंसर्शन कौन सा होगा? लेफ्ट शिफ्ट वाला। याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर लॉन्ग डबल टाइप वैल्यू इन सी प्लस प्लस? लॉन्ग और डबल, लॉन्ग डबल का मतलब LF, डबल का मतलब फ्लोट का बड़ा भाई। तो हम इसके लिए कौन सा यूज करते हैं टर्म? दैट इज परसेंटेज। LF इज द राइट आंसर, विच मींस लॉन्ग डबल। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर विच टाइप द फॉर्मेट स्पेसिफायर %i और %d इज यूज्ड इन सी प्लस प्लस? किसी प्रकार के लिए किसी सी प्लस प्लस में %i और %d का मतलब क्या है? इंटीजर, है ना? i या d का यूज किसके लिए करते हैं? इंटीजर के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नोन एज रेफरेंशियल ऑपरेटर? कह रहा है सी प्लस प्लस में किस ऑपरेटर को रेफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं? तो ये जो साइन है, दिस इज कॉल्ड अ एरो साइन इज कॉल्ड अ रेफरेंशियल ऑपरेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, अब यहां पर एक बार जो ऑपरेटर से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एक बार ऑपरेटर्स का ओवरव्यू लो, जिससे कि एग्जाम में कोई भी पूछा जाए ऑपरेटर गलत नहीं होना चाहिए। इधर आओ, देखो, परसेंटेज, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर के लिए, प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट, माइनस माइनस का मतलब डिक्रीमेंट, डबल एम्परसेंड का मतलब एंड ऑपरेटर, पाइप का मतलब और ऑपरेटर, अगर ये हो नॉट ऑपरेटर, इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क कॉलन, टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर, एस्ट्रिक, पॉइंटर जो एड्रेस को डिनोट करेगा, है ना? एड्रेस के लिए एम्परसेंड, रेफरेंशियल के लिए ये वाला सिंबल जो कि एरो को डिनोट कर रहा है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को डबल कॉलन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो पॉइंटर, एस्ट्रिक, एड्रेस, एम्परसेंड, रेफरेंशियल दैट इज द एरो, स्कोप रेजोल्यूशन दैट इज डबल कॉलन। ये बहुत बार पूछे गए हैं। और टर्नरी जिसको कंडीशनल भी बोलते हैं, है ना, दैट इज वाया क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ये जो आखिरी वाले 5 हैं 8 से लेकर 12 तक, ये जरूर पूछे जाएंगे। कई बार ये ऑपरेटर्स मैच दी कॉलम के फॉर्मेट में भी पूछे जाते हैं, है ना? एक तरफ ऑपरेटर दे देंगे, एक तरफ मैच करने के लिए दे देंगे, तो आपको मैच दी कॉलम खेलना पड़ेगा, है ना? उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम? सी प्लस प्लस प्रोग्राम में जो एक्सेप्शन है वो क्या है बताओ?
एग्जीक्यूशन टाइम, कंपाइल टाइम, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, ये ऑल ऑफ दीज। उड़ाओ फटाफट इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सही। जितने भी एक्सेप्शन को हम हैंडल करते हैं वो किस टाइम पे करते हैं? रन टाइम पर। और रन टाइम पर क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूशन टाइम। तो जितने भी एरर को हैंडल किया जाता है वो कब किया जाता है? प्रोग्राम रन टाइम पर। और रन टाइम का दूसरा नाम क्या है? एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट व्हाट अ प्रोग्राम डज व्हेन इट डिटेक्ट एन एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस। कह रहा है डिफॉल्ट रूप से जब कोई प्रोग्राम किसी एक्सेप्शन का पता लगाता है तो वो क्या करता है? रन करता है, टर्मिनेट करता है, कॉल करता है फंक्शन को, रिमूव करता है एक्सेप्शन को, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है टर्मिनेट। जैसे ही एरर का पता चलेगा प्रोग्राम क्या करेगा? उसको टर्मिनेट कर देगा वहां से, है ना, ताकि एरर्स को रिमूव किया जा सके, ताकि एरर को हैंडल किया जा सके। तो इसके लिए वो क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, यानी प्रोग्राम को। नेक्स्ट, व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म स्टैंड्स फॉर? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मेकिंग मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म का पता लगाना। तो 4 फॉर्म्स होगा नहीं, 2 फॉर्म्स भी नहीं होगा, ओनली अ सिंगल फॉर्म भी नहीं होगा। अ क्लास दैट हैज मेनी फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट, which of the following is the correct syntax to add the header file in C++ program? बताओ, हमें अगर हेडर फाइल ऐड करनी है तो हैश इंक्लूड यूजर डिफाइंड डॉट एच, हैश इंक्लूड यूजर डिफाइंड डॉट एच। बिल्कुल, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि पहला ऑप्शन भी सही है ना, इसके द्वारा भी हम हेडर फाइल को डिफाइन करते हैं, और दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, इसके द्वारा भी हम हेडर फाइल को डिफाइन करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बोथ 1 and 2 ऑप्शन इज करेक्ट, इसलिए आंसर क्या है? मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू प्रिंट द मैसेज इन C++? अगर C++ में किसी मैसेज को हमें प्रिंट करवाना है तो हम किसका यूज करेंगे? सी आउट का। और सी आउट के साथ साथ हेलो वर्ल्ड फीचर के साथ ये वाला सिंटैक्स बेटर है ना, क्योंकि देखो वहां पे सेमीकोलन का यूज नहीं हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज नहीं हुआ है। तो सेकंड वाले केस में अगर हम फोकस करें तो इसमें हेलो वर्ल्ड को इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद नहीं किया गया, लेकिन फर्स्ट वाला केस बिल्कुल वैलिड है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिफायर इन C++? C++ में जो करेक्ट आइडेंटिफायर है वो कौन सा है? साफ साफ दिख रहा है, where _123। यही वाला क्यों है? क्योंकि कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं हो सकता। तो पहले वाला की शुरुआत किससे हुई है? डॉलर से, हो नहीं सकता। वेरिएबल नेम @ हो नहीं सकता। मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा नहीं, नन ऑफ दी अबव होगा नहीं। आओ एक बार जरा पढ़ लेते हैं इसको। इट में कंटेन, कह रहा है जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनकी पहचान क्या है? इट में कंटेन अपर केस लोअर केस लेटर, ये अपर केस में भी हो सकते हैं, लोअर केस में भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकती है, अंडरस्कोर भी हो सकता है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद ओनली नॉन डिजिट कैरेक्टर्स, ये हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? नॉन डिजिट कैरेक्टर से ही। इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, और इनमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। तो @ है ना, या डॉलर का साइन, ऐसे साइंस का यूज नहीं कर सकते। वेरी गुड। इन C++, members of a class are by default and members of a structure are by default। कह रहे ये क्वेश्चन अलग अलग भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, और एक साथ भी। हम जानते हैं C++ में जो क्लास के मेंबर्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? प्राइवेट। और मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्ट, जो स्ट्रक्ट के बाय डिफॉल्ट मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे? पब्लिक, है ना। तो दोनों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछते हैं। C++ members of a class are private, C++ members of a structure by default public। Next, which of the following header file is used to define cin और cout? cin का मतलब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर इनपुट की, cout का मतलब कैरेक्टर आउटपुट, और इसके लिए जो हेडर फाइल यूज होती है वो क्या है? iostream.h, इनपुट आउटपुट stream.h, है ना। cin cout क्या है? इनपुट आउटपुट। तो इसके लिए किसका यूज होगा?
iostream.h का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्विट द लूप इमीडिएटली इन C++। अगर हमें लूप को क्या करना है, क्विट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्विट द लूप, टू एग्जिट द लूप क्विकली। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास इन C++ इज। C++ में जो एक्सेस स्पेसिफायर्स की संख्या है वो कितनी है, 2, 3, 4, मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं, बिल्कुल। एंड द करेक्ट आंसर इज 3। एक्सेस स्पेसिफायर C++ में कितने हैं, 3। कौन कौन से, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। हम किसी भी क्लास को प्राइवेट कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस का मतलब राइट्स देना है ना, उसको हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, क्या प्राइवेट में कर रहे हैं, क्या पब्लिक में कर रहे हैं, या प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया, 3 टाइप्स, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट, ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन C++ आर डैश बाय डिफॉल्ट। अभी यही क्वेश्चन हमने आपसे मर्ज करके पूछा था, अब ये अलग अलग भी पूछ ले रहे हैं। मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर की बात होगी तो क्या होगा, पब्लिक, है ना, अभी पीछे देखा था। तो मेंबर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन C++ आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास इन C++ आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। फिर से देख लो, गलती मत करना, क्वेश्चन आएगा जरूर। ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो पब्लिक होगा, स्ट्रक्चर पब्लिक, स्ट्रक्चर पब्लिक। और ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास की बात की जाएगी तो क्या होगा, प्राइवेट। मेंबर्स ऑफ अ क्लास प्राइवेट। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एरे आर देयर इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे कितने प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं एरे 2 प्रकार के होते हैं C++ में। कौन कौन से, एक 1 डायमेंशनल एरे और एक मल्टी डायमेंशनल एरे। तो क्या हो गया, 2 टाइप्स, 1 डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट, इन C++ फॉर व्हाट पर्पस द रैंक ऑपरेटर इज यूज्ड, या रैंक फंक्शन इज यूज्ड। C++ में रैंक फंक्शन का उपयोग क्यों करते हैं, रिटर्न साइज ऑफ ईच डायमेंशन, नहीं। रिटर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नहीं। रिटर्न डायमेंशंस ऑफ द एरे, जी हां, उसके कितने डायमेंशंस हैं, इसको रिटर्न करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रैंक फंक्शन का। तो रिटर्न डायमेंशंस ऑफ द एरे इज द राइट आंसर। जैसे एरे का नाम गिवन है ARR, पहला डायमेंशन है 10 जिसको रो बोलते हैं, दूसरा डायमेंशन है 10 जिसको कॉलम बोलते हैं। तो यहां पर टोटल डायमेंशंस कितने हैं, 2, रो और कॉलम। तो आंसर क्या हो गया, रैंक 2। इसकी रैंक क्या हो गई, 2। अगर 3 डायमेंशन होते है ना, तो रैंक कितनी हो जाती, 3। तो रिटर्न द डायमेंशंस ऑफ द एरे। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन C++ लिस्टेड बिलो। C++ में कौन सा कथन गलत है, बताइए। C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यस। C++ एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, करेक्ट। C++ सपोर्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट व्हाइल C डज नॉट। कह रहा है C++ जो है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है जबकि C नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। C++ was invented in 1991, ये गलत है। In 1983 the first version of C++ was released to the public, बिल्कुल सही। C++ का जो पहला वर्जन पब्लिक में डिस्क्लोज किया गया, पब्लिक किया गया, वो कब किया गया, 1983 में। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, C++ was invented in 1991, ये करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि C++ को कब बनाया गया, 1979 में, और यहां पर क्या कह रहा था, 1991 में। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो C++ was invented by Danish computer scientist, कहां के साइंटिस्ट थे ये, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप, बढ़िया, बड़ा अच्छा काम किया आपने, C++ बनाया है ना। अगर आप C++ नहीं बनाते तो ये BPSC वाले क्या पूछते, जावा पूछ लेते। तो इससे अच्छा है कि आपने C++ बनाया,
बहुत बढ़िया अंकल। तो C++ was invented by Danish computer scientist Bjarne Stroustrup at AT&T's Bell Laboratory in 1979। क्लियर है? तो इसी के साथ बेस्ट 75 क्वेश्चंस का सफर पूरा होता है। आई होप कि यहां पर आपने बेटर स्कोर किया हो, है ना, क्योंकि आप लोग ने कई बार C++ पढ़ा है, बेस्ट क्वेश्चंस में भी आपने C++ की काफी प्रैक्टिस करी है। तो कितना स्कोर किया आउट ऑफ 75 कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। इन C++ दिस एरर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कंपाइल टाइम एरर। C++ में इस त्रुटि को संकलन समय त्रुटि भी कहा जाता है। ये क्या है बताओ? कंपाइल टाइम एरर का दूसरा नाम क्या है? एक रन टाइम एरर होती है, एक कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर को क्या बोला जाता है? सिमेंटिक एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, लिंक्ड एरर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा नीचे। तो आप पहले इसको सोचिए, फिर जो कमेंट में जो आंसर है उस पर जाकर एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सही दिया है या नहीं दिया। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर वो कैंडिडेट्स जो अपकमिंग बीपीएससी और एस्टेट लेवल एग्जाम्स को प्रेफर कर रहे हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट वाला कोर्स, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स से, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं, जहां थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी के बाद उसके एमसीक्यूज करवाए जाते हैं और कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है। तो हियर इज दी कोर्स ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और एक वादा करिए कि कल अपना 100% देंगे। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, है ना। अपना 100% देना है और जितनी मेहनत करी है उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है। तो खुश होने वाली बात है कि आखिरकार वो समय आ गया जिसमें आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपका पेशेंस, आपकी काल्मनेस, आपका जो एटीट्यूड है वो मैटर करता है एग्जाम में सही आंसर को देने के लिए। कई बार कैंडिडेट्स पैनिक हो जाते हैं, कई बार 5-6 क्वेश्चन स्टार्टिंग के टफ देख लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं और जो आता होता है वो भी भूल जाते हैं। नहीं, हमें यह सोचना है कि अगर पेपर टफ है तो सबके लिए है, अगर पेपर इजी है तो सबके लिए है। तो इससे बेहतर कि एक दूसरे का चेहरा देखे एग्जामिनेशन हॉल में, कंसंट्रेट करिएगा पेपर पे और जितना बेस्ट हो उतना बेस्ट करने की कोशिश करिएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस, मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ में है। आप सभी ने बहुत मेहनत से पढ़ा है और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करके आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।